हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और कल का जो शॉर्ट वीडियो हमने देखा था और जो 5 क्वेश्चन आंसर हमने देखे थे उसी को हम डिटेल से अब देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। जब आप पहली बार लाइन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि विटामिन तो दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं है, गलत है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला बेरी, दूसरा दिया है न्यूमोनिया, तीसरा दिया हुआ है गठिया, चौथा दिया हुआ है लकवा। ठीक है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक कोई ऐसा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो आप जनरली नाम सुना होगा आपने बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। और आंसर आपको पता भी होगा, वीडियो में आपने देखा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेरी, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। सिर्फ जब हमको बेरी दिया हुआ है तो हमको याद रखना है विटामिन बी की कमी से, उसमें भी विटामिन होता है B1। ठीक है, तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। फिर दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है न्यूमोनिया, हमारा करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है निमोनिया और दूसरा ऑप्शन हमको दिया हुआ है न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी कि ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। और इसका बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तीसरा है गठिया यानी कि जॉइंट्स में पेन होना, दर्द होना, सूजन आना। ठीक है, तो ये जनरली जो है स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम की कमी से हो सकता है। गठिया जो कि कैल्शियम की कमी से हो सकता है। चौथा है लकवा का मतलब होता है कि हमारा शरीर का कोई भी पार्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी आना, पैरालिसिस होना, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, उसमें मूवमेंट होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो कौन सी डिजीज होती है, लकवा होती है। क्लियर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा बेरी रोग जो है वो भोजन में विटामिन की कमी से होता है। क्लियर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सबसे पहले तो पारिस्थितिक तंत्र से मतलब यह है कि जिसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। जैविक मतलब जीवित घटक, जिसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव सारे आते हैं। दूसरे आते हैं अजैविक घटक, नॉन बायोटिक फैक्टर या अबायोटिक फैक्टर बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें मृत चीजें आती हैं, जिसमें प्रकाश है, मृदा है, हवा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, अजैविक घटक में आती हैं। तो पहला तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। क्लियर। एंड देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था। तो ये भी मैंने आपको बताया था, शब्द दिया था एजिटेंसले ने। किसने दिया था, एजिटेंसले ने। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि अपघटक के उदाहरण कौन कौन से हैं। अपघटक जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जितने भी मतलब सड़े गले मृत पदार्थ जो होते हैं, जैसे पादप के अवशेष हैं, मृत जंतु के अवशेष हैं, तो उन सबको नष्ट होने के बाद अपघटन यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रिसाइकिल या फिर पोषक पदार्थों के पुनर्चक्रण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये होते हैं जीवाणु और कवक। कौन होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा जीवाणु और कवक। क्या हो जाएगा, जीवाणु और कवक। समझ में आ गया होगा पारिस्थितिक तंत्र। फिर तीसरा है, मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हमारी जो डेली लाइफ है या फिर हम सोसाइटी में इसकी बात करें तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये किस पे डिपेंड होता है। क्या इसके लिए उसकी मदर जिम्मेदार होती है या फिर उसका फादर जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसमें जो हमारी जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो लेते हैं लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। और नर और मादा दोनों में ये अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, नर और ये मादा। लिंग गुणसूत्रों के अलावा इसमें अलैंगिक गुणसूत्र या जिसको हम ऑटोसोम्स भी बोलते हैं वो भी होते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं। मनुष्य में टोटल जो है वो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें से 22 जोड़ी नर
या मादा दोनों की हम बात करें तो दोनों में 22-22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी यानी कि 23वीं जोड़ी जो होते हैं वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। अब नर में ये होता है X और दूसरा होता है Y और मादा में ये होते हैं X और X, यानी कि मादा के दोनों जो लिंग गुणसूत्र हैं ये एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे XX, और नर के जो दोनों क्रोमोसोम है ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे X और Y। अब लड़का होगा या लड़की होगी तो आपको ये पता चला होगा कि मादा से दोनों ही क्रोमोसोम क्या आएंगे, X ही आएंगे क्योंकि सेम है, लेकिन नर से 50% X क्रोमोसोम आने की पॉसिबिलिटी है और 50% Y क्रोमोसोम आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, X आ सकता है या फिर यहाँ पर क्या आ सकता है, Y आ सकता है। तो जब XX कॉम्बिनेशन होगा तो पैदा होने वाला बच्चा क्या होगा, लड़की होगी, और जब नर से Y क्रोमोसोम आएगा तो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो क्या होगा, लड़का होगा। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि नया बच्चा जन्म लेने वाला लड़की होगी या लड़का होगा, ये टोटली किस पे डिपेंड होता है, फादर से आने वाले X या फिर Y क्रोमोसोम पर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पिता से आने वाले X अथवा Y गुणसूत्र से। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु द्वारा होता है। आपने बहुत सारे जंतु देखे होंगे या फिर ऐसे वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति पानी से जो है वो पकड़ के लाता है मोलस्का के जीवों को और उसको अलग करके, उसको काट करके उसमें से मोती निकालता है। ठीक है, तो यदि आपसे यहाँ पर संघ पूछे तो ये मोती जो है ये मोलस्का संघ के जीवों से प्राप्त होता है। मोलस्का जो कि जंतु जगत का जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम है, सेकंड लार्जेस्ट किंगडम इन एनिमल। सबसे बड़ा तो होता है आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट होता है मोलस्का। ठीक है, जहां से हम उत्तम किस्म के अलग अलग टाइप के जो है वो पर्ल या मोती प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शंस में पहला दिया हुआ है माइटिलस, दूसरा है पिंक टाडा, तीसरा है यूनियो, चौथा है एनोडोंटा। तो यहाँ पर सबसे उत्तम किस्म के मोती का निर्माण जो है वो पिंक डाडा नामक मोलस्क से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? एंड हमारा नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। बहुत सारे प्लांट इस तरीके से यूजफुल होते हैं कि उनकी छाल से भी दवाई बनती है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं एफोनाइट, एफेड्रिन, बेलाडोना और कुनेन। तो हमारा करेक्ट आंसर, आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, तो करेक्ट आंसर होगा कुनेन। ठीक है, ये कुनेन जो है ये हमको एक वृक्ष से प्राप्त होती है जिसको हम बोलते हैं सिनकोना वृक्ष। क्या बोलते हैं? सिनकोना वृक्ष की छाल से हमको ये कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है जिसका यूज मलेरिया के उपचार में करते हैं। ठीक है, डॉक्टर की सलाह पर मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा का यूज किया जाता है? कुनेन का यूज किया जाता है और ये सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो इसका यूज जो है वो मलेरिया रोग के उपचार में करते हैं, मलेरिया रोग के उपचार में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कुनेन नामक दवा जो है वो किसी वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन हैं और इनके एक्सप्लेनेशन हमने देखे। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।